हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 3 है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि केमिकल काइनेटिक से संबंधित आज हम लोगों को क्या करना है, चैप्टर को डिस्कस करना है। जीरो लेवल से हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि हम लोग का चैप्टर रहेगा कौन, तो केमिकल काइनेटिक्स। सबको आ रही बात समझ में? यानी कि रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, इसको बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। इसके बारे में हम लोग विधिवत क्या करेंगे, डिस्कशन करना है। जो बोर्ड पेपर से संबंधित है एकदम शॉर्ट में करेंगे, बेहतर करेंगे बस। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह जो भी लेक्चर होगा बहुत ही महत्वपूर्ण भी होगा, अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो ये केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित आज हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आएंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और अंत में बेल आइकन निश्चित है दबाएं, ताकि अगला वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, ये रासायनिक बल गतिकी है। अब रासायनिक बल गतिकी का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग समझते हैं, क्या इसमें क्या क्या होता है। तो एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग कोई ना कोई रासायनिक क्रिया को कंप्लीट करते हैं। जैसे एक छोटी सी बात है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ए है और ये बी है। ठीक है, ए और बी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो इसको बोलते क्या है, ये अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। जब ए और बी दोनों रिएक्शन कर लेते हैं तो मान लो कि दो नए पद, यानी कि दो नया यौगिक का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ध्यान से बस समझना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उत्पाद बोलते हैं। हाँ, उत्पाद हमारा क्या होता है, यह एक ऐसा, जैसे दो जब अभिकारक आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो दो नए पदार्थ का भी निर्माण कर सकते हैं, एक नए पदार्थ का भी निर्माण कर सकते हैं, तीन का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद। अब इनके रिएक्शन के थ्रू हमको इनकी सांद्रता में, यानी कि इनके क्रियाविधि का, सांद्रता का, ताप का, दाब का, उत्प्रेरक की अगर हमें गणना करनी हो, वही हमारा रासायनिक बलगतिकी है। अब चूंकि जो रासायनिक बलगति है, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, यानी कि अपने लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे कैसे, तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। यानी कि रासायनिक बलगतिकी को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसके अंतर्गत ध्यान से बस समझना है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब उसमें आता क्या क्या है, तो जैसे में हम लोग जान जाएंगे, सरल सी भाषा है। जैसे माना कि ताप के बारे में हम लोग करते हो, दाब के बारे में हम लोग करते हो, और मान लेते हैं ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया, सांद्रता हो गई, इन सब चीजों के बारे में। तो सांद्रता हो गया, और कौन हो गया, उत्प्रेरक, और मान लेते हैं कि आदि। इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, क्लियर डिस्कशन कर लेते हैं, इनके बारे में पता चल जाता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं। एक और परिभाषा है इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा भी है, तो यानी कि छोटे में बहुत शानदार ये परिभाषा है। यानी कि अभिक्रिया का वेग एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि या क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया जाता है। अब यह ध्यान से देखना है कि अधिकतम उपयोग, रासायनिक बल गतिकी का अधिकतम उपयोग किस में की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि रासायनिक बल गतिकी का सबसे ज्यादा उपयोग किस में की जाती है, तो इसका जो ज्यादा उपयोग होता है वह किस में होता है, तो भौतिक रसायन में। किस में होता है, तो भौतिक रसायन, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में की जाती है। आ रही बात समझ में, किस में की जाती है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में की जाती है। हाँ, बस अब ये ध्यान देना है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, जैसे ताप, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक आदि के बारे में, जो भी हो। नेक्स्ट हम यानी कि इसको और छोटे में लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो रासायनिक बल गतिकी कहलाती है, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग बोलते हैं। एक और थ्योरी है जो बहुत ही शानदार है, उसको भी जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब इसमें कुछ हम लोग सीख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि माना ये जो R है वह क्रिया करने के बाद क्या बन रहा है, तो P है, R और P। अब ये समझना है कि ये हमारा क्या है, तो ये हम लोग का अभिकारक है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट हम लोग बोलते हैं। और ये यानी कि उसको R से रिप्रेजेंट किया गया। P का मतलब होता है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोडक्ट बोला जाता है। ध्यान से बस समझना, ये रिएजेंट है और ये उत्पाद है। यानी कि जो R है वो P में परिवर्तित, यानी कि क्रिया के बाद परिवर्तित हो रहा है, या तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा, या टेम्परेचर हमको देना पड़ेगा, या सांद्रता में परिवर्तन करना पड़ेगा, या हमको प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये बोला जाए कि इनके वेग का निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि इनका वेग भी तो निकालना पड़ता है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया की तो किस वेग से की, तो जो इसका रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है इसको हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं, तो वेग बराबर, अब ये ध्यान देना है कि एक बार अभिकारक का निकालते हैं, एक बार उत्पाद का निकालते हैं, यानी कि दो चीजें हमको जाननी पड़ती है, अभिकारक का भी और उत्पाद का भी। तो अभिकारक का जब हम निकालेंगे अभिक्रिया का वेग, तो कैसे निकालेंगे, यहां लिखा जाता है वेग बराबर, क्या लिखेंगे, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन, और बटे में क्या लिखेंगे, लगा समय। अगर इसको शॉर्ट में लिखना, हाँ एक चीज और, यदि हमको अभिकारक का अगर वेग निकालना है तो इसकी जो वैल्यू आती है वो किस में लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है। शॉर्ट में अगर लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा आर और बटे में डेल्टा टी लिखा जाएगा। इसको और अगर थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दोगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस इन ब्रैकेट में R2 माइनस R1 और बटे में T2 माइनस T1। आगे बात समझ में, क्या लिखेंगे, डेल्टा R बटे में डेल्टा T, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1 और बटे में T2 माइनस T1, ठीक है। अब अगर उत्पाद का हम निकालें, ठीक है, किसका निकालें, उत्पाद का,
तो उत्पाद, और इसका वेग अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हाँ, अभिकारक का हमने उत्पाद लिखा तो किसके साथ लिखा? माइनस के साथ लिखा। उत्पाद का हम लिखेंगे प्लस के साथ, यानी कि लिखेंगे उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन और बटे में क्या लिखा जाएगा? लगा समय, लगा समय। अब चूंकि ये तो प्लस में आना है, तो इसको अगर शॉर्ट में इस रूप में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा प्लस डेल्टा पी बटे में डेल्टा टी। इसको और थोड़ा सा एक्सप्रेस करो तो कितना हो जाएगा? इन ब्रैकेट P2 माइनस P1 और बटे में T2 माइनस T1। आगे बात समझ में? यानी कि हम लोगों ने क्या जाना, ये जो वेग है, वेग का मतलब अगर हम किसका निकालेंगे? अभिकारक का। जब अभिकारक का अगर वेग निकालेंगे तो माइनस के साथ निकलेगा, क्योंकि इसका विशेष रूप से ध्यान देना है किसमें? तो रासायनिक बलगति में। अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन और बटे में लगा समय, जिसको मैंने शॉर्ट रूप में लिखा कि डेल्टा आर बटे में डेल्टा टी, किसके साथ? माइनस के साथ। अब डेल्टा आर का मान कब निकालेंगे? जब आर में से यानी कि R2 में से R1 की वैल्यू को माइनस कर दिया जाए और T2 में से T1 की वैल्यू को क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए। अब वेग जो होता है अगर उत्पाद का निकालते हैं तो प्लस के साथ आता है, यानी कि उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे में लगा समय। चूंकि प्लस जो होता है तो इसका हो जाता है डेल्टा पी बटे में डेल्टा टी और इक्वल टू P2 माइनस P1, यानी कि हम दूसरे सांद्रता का जो उत्पाद की सांद्रता होती है उसमें से पहले सांद्रता को हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। बाकी जैसे हम लोगों ने अभिकारक में लगा समय निकाला, वैसे हम लोगों ने क्या किया? उत्पाद वाले वेग में भी हम लोग लगा समय का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, अब इसमें लोग देखते हैं नोट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है। नोट हम 2 लिखेंगे और 2 प्रकार से इसको समझेंगे भी। ठीक है, नोट जब लिखना होगा तो हम लोग पहला नोट लिखेंगे किसी अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में, यानी कि हम लोग लिख देंगे क्या? किसी सांद्रता की, यानी कि किसी अभिकारक की लिखेंगे, किसी अभिकारक की सांद्रता की कमी के रूप में। आगे बात समझ में? यानी कि हमको सांद्रता की कमी आएगी किसके? तो अभिकारक के। ठीक, अगर दूसरा पॉइंट हम लोग नोट करें तो क्या लिखेंगे? दूसरा तो लिखेंगे किसी उत्पाद की सांद्रता की वृद्धि के रूप में। ठीक है, ये 2 नोट है, ये बहुत जरूरी होता है। अगर कोई समीकरण है और उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर रखी है तो उस समीकरण में जो हमारा जैसे R और क्रिया करने के बाद P में क्या हो जाता है, यानी कि उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो हम लोग इसमें यह देखते हैं कि R की अगर सांद्रता में कमी आ रही है तो P की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये चांसेस बनता है। R की सांद्रता में अगर कमी है तो P की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, अब चूंकि इसका मात्रक भी हमको जानना है, इसका मात्रक क्या होता है? अगर माना कि अगर कोई न्यूमेरिकल हम लोग इसका सॉल्व करते हैं, इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक होता है मोल लीटर
इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, और एक और लिख सकते हैं मिनट इनवर्स, ठीक है। यानी कि बात वही है, सेकेंड इनवर्स हमने लिखा और मिनट इनवर्स लिखा, किसका, मोल के साथ, और सेकेंड, मोल और लीटर सेकेंड एक साथ लिखा, मोल लीटर और मिनट, यानी कि हमने टाइम का ही बस चेंजिंग किया है, बाकी हमारा जो मोल और लीटर ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है। तो यानी कि हम नोट में क्या देखा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता में क्या हो जाती है, तो कमी के रूप में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये पहला नोट हो गया। दूसरा नोट, अगर उत्पाद है तो उत्पाद की सांद्रता में हम लोग क्या देखते हैं, तो वृद्धि देखते हैं। दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है, जैसे आर की वृद्धि अगर कमी आती है तो पी की वृद्धि होगी, यानी कि रिएजेंट और प्रोडक्ट। अब इसका मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कुछ लिया जाए तो ये बेसिकली हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर न्यूमेरिकल लिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एज ए लाइक एक हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, जो हमने लिखा उसको आप लोग नोट करते रहिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा फोकस ना करना पड़े, मेहनत भी ना करना पड़े, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं राइट कर लेता हूं, जैसे कि अगर माना ये आर हो जाए और ये पी हो जाए, ठीक है, यानी कि रिएजेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ये लिया गया समय हो, माना कि टी बराबर अगर 0 हो, और उस समय इस जो अभिकारक की मात्रा है वो 10 मोल है, तो इसकी मात्रा हम मान लेते हैं कि क्या है, 0 है। अगर टी बराबर हमने माना कि 1 है, यानी कि टाइम जो हमने लिया 1 सेकेंड मान लिया जाए, तो यहां पर अभिकारक में अब कमी आएगी, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसमें अगर वृद्धि हो रही है तो 2 हो गया। अब अगर दूसरी टाइम है कौन, 2, तो इसमें हो जाएगा 6, इसमें हो जाएगा 4। चलो अनदर लेते हैं, तो ये 3, ये 4 और 6। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा परिवर्तन है, परिवर्तन किस दर में दिख रहा है, तो देखो ध्यान से, ये परिवर्तन की दर इस रूप में दिख रही है, यानी कि घटते क्रम में दिख रही है। कौन, तो अभिकारक का। और जो हमारा उत्पाद है वो किस क्रम में दिख रहा है, तो बढ़ते क्रम में दिख रहा है। अभी नोट में हम लोगों ने लिखा था इससे पहले कि किसी अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में, तो हमने देखा कि कमी के रूप में है। फिर हमने लिखा अभिकारक यानी कि उत्पाद के किस रूप में, तो इसको एक एरो का सिंबल हम बना लेते हैं। और हमने लिखा था दूसरा कि उत्पाद के सांद्रता के बढ़ते क्रम में, तो ये हमारा सांद्रता के बढ़ते क्रम में हो गया, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया का वेग अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो चूंकि हमें अभिक्रिया का वेग का जो रूल याद है उसी के तहत, यानी कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो अभिक्रिया का वेग अगर हम पहले अभिकारक का निकालें आर का, हम क्या लिखेंगे, वेग बराबर हम लोग यही लिखेंगे माइनस डेल्टा आर बटे में डेल्टा टी। चूंकि इसको अगर एक्सप्रेस कर दिया जाए तो हम क्या लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में R2 माइनस R1 और बटे में क्या लिखेंगे, T2 और माइनस T1, ठीक है। क्योंकि हमें निकालना किसका है, तो चलो हम ये समझ रहे हैं कि मैं 0 से 1 सेकेंड वाली वैल्यू को, हम टाइम वाला वैल्यू है 1 सेकेंड वाले वैल्यू को हम सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। 1 सेकेंड यानी कि 0 से 1 सेकेंड के बीच में, यानी कि अगर कल्पनात्मक चीज देखा जाए तो ये हमारा होना चाहिए, इसके बारे में हम सोल्यूशन कर रहे हैं। इसके हम अभिक्रिया का वेग निकालेंगे, किसका, एक बार अभिकारक का और एक बार उत्पाद का। तो जब अभिकारक का निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें आगे सोल्यूशन करते हैं। जब सोल्यूशन करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस ब्रैकेट में R2, R2 का मतलब अगर माना कि ये T1 है, यानी कि पहली वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू R2 का मतलब हो जाएगा 8 और माइनस R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और बटे में। अब देखेंगे T2 की वैल्यू है 2 और ये T1 की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि सिंपल सी बात, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2, यानी कि पहला अभिकारक और दूसरा अभिकारक। ये पहला हमारा क्या नाम है, हाँ एक चीज ध्यान देंगे, इधर हमको ध्यान देना है, सॉरी इधर नहीं देना है, इधर ध्यान देना है, क्योंकि समय हमारा इधर है। हाँ, अब क्या देखेंगे तो T1 की T2 की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, और
टी और टी जीरो की वैल्यू यानी कि टी1 की वैल्यू कितनी है, तो 0 है। ये हमने प्रोडक्ट पे देख लिया यानी कि उत्पाद पे देख लिया, हमको टी1 और टी2 देखना था। अब क्या करेंगे, माइनस पहले करो, माइनस क्या करेंगे, 8 में से -10 करेगा -2 बटे में कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और माइनस माइनस किस में बदल गया, प्लस। अब चूंकि देखिए ये प्लस में आ गया, किस में आया, तो प्लस में आया, आया ना प्लस में। अब यदि हम उत्पाद का निकालें तो वेग बराबर कितना होगा, तो डेल्टा पी और बटे में डेल्टा टी। इसको हम और अगर एक्सप्रेस कर दें तो ये हो जाएगा क्या, ब्रैकेट में P2 और माइनस P1 और बटे में हो जाएगा T2 और माइनस T1। तो चूंकि अगर वैल्यू रखते हैं तो देखना P2 की वैल्यू है 2, ये हमारा P2 है और ये हमारा P1 है। तो P2 की वैल्यू हमारी कौन हो जाएगी 2 और माइनस P1 की वैल्यू कौन हो जाएगा, तो 0 और बटे में T1 कौन होगा, तो पहले T2 है तो T2 की वैल्यू है 1 और माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, तो 0। और जब सोल्यूशन करोगे तो आ जाएगा 2 बटे में 1 यानी कि ये भी आएगा 2। हाँ, चूंकि एक चीज और हम लोग देखते हैं, अभिक्रिया का वेग निकालते हैं कभी उत्पाद का और कभी अभिकारक का, तो दोनों का मान सेम आना है कि इक्वल आता है। देखना यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है, यानी कि सर इसको भी हम लोग +2 बना लेते हैं, ठीक है। अगर अभी हम किसी का भी निकालें, इसका भी निकालें तो ये भी दोनों इक्वल आना है, इसका भी निकालें तो ये भी इक्वल आना है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पे था, तो इससे आप नोट करें, तब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इससे आप लोग राइट कीजिए, तब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें एक चीज और हम लोग लिखते हैं कि वेग लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, रस समीकरण मितीय, ये भी ध्यान देना है कि वेग लिखते समय रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग देना जरूरी होता है, ठीक है। तो एक नोट हम लिख देते हैं यहां पर, चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, वेग लिखते समय, वेग लिखते समय रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग जरूर देना चाहिए। अगर माना कि किसी प्रकार का हम लोगों ने समीकरण लिखा, ठीक है, क्या लिखा, किसी प्रकार से हम लोगों ने समीकरण को लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि ये ए है स्मॉल और ये कैपिटल ए है, प्लस स्मॉल बी है और ये कैपिटल बी है, इन दोनों अभिकारकों ने आपस में क्रिया किया तो बना क्या, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी और कैपिटल डी, ठीक है। चूंकि हमको पता है पहले से ही कि ये दोनों हमारे क्या है, अभिकारक हैं, क्या है, अभिकारक हैं, और ये दोनों हमारे क्या है, तो उत्पाद हैं, ठीक है। ये अभिकारक है और उत्पाद है, और इनकी अभिक्रिया का वेग हमें क्या करना है, निकालना है। तो अगर हम इसकी अभिक्रिया का वेग निकालें तो इसका वेग बराबर क्या होगा, ये भी ध्यान देना है कि हमको किसका निकालना, अभिकारक का निकालना है। तो अभिकारक का वेग बराबर होता है माइनस डेल्टा ए और बटे में डेल्टा टी, क्लियर। अगर ए वाले का निकालना रहेगा यानी कि पहले अभिकारक का निकालेंगे तब, और दूसरे भी अगर दूसरे का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस और कितना हो जाएगा, तो डेल्टा बी और बटे में डेल्टा टी। अगर हम इसका उत्पाद का निकालें तो वेग बराबर कहां, उत्पाद का माइनस नहीं होता है, ये हो जाएगा डेल्टा सी बटे में डेल्टा टी, और इस दूसरे का निकालें तो हो जाएगा डेल्टा डी, इसको हम डेल्टा डी और बटे में डेल्टा टी। आई बात समझ में।
तो ये हमारा रस समीकरण, और रस समीकरण मिति से हमको भाग देना पड़ता है। कैसे? तो देखिए रस समीकरण मिति का मतलब जो कॉफिशिएंट वैल्यू यानी कि जो गुणांक होता है, ए वाले वैल्यू में ए है तो इसको ए बट्टा में ए लिखेंगे, बी वाले का करेंगे तो 1 में बी है, सी का रस समीकरण गुणांक कौन है? 1/c है, डी वाले में कौन है? तो a1/d है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्पाद का हो जाएगा, और ये हमारा किसका हो जाएगा? अभिकारक का। ये दोनों है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे दोनों माइनस के साथ लिखा है, और यहाँ पर हमने दोनों को क्या कर दिया है? प्लस कर कर लिखा हुआ है। तो यही हमारे रस समीकरण मितीय गुणांक हैं। क्या है? रस समीकरण मितीय गुणांक है। जैसे अगर हम एक रिएक्शन ले लें, जैसे समझने के लिए कि जो N2 है वह क्रिया कर रहा है किससे? H2 से, और क्रिया करने के बाद ये किसका निर्माण कर रहा है? तो NH3 का निर्माण कर रहा है। चूंकि हमारे पास वैलेंसी तो है नहीं, तो वैलेंस हमको करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 से गुणा करा देंगे और यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे। तो रस समीकरण मितीय गुणांक, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अब ये जो 1 है, ये 3 है और ये 2 है, ये क्या है? तो ये रस समीकरण मितीय ये गुणांक है। क्या है? रस समीकरण मितीय गुणांक है यार, ये भी ध्यान देना है कि जो 1 है, 3 है, 2 है, ये रस समीकरण मितीय गुणांक है। आई बात समझ में? यही हमारा क्या है? रस समीकरण मितीय गुणांक, जो NH2 और ये 3H2 और ये, यानी कि जिसका हम लोगों ने क्या किया है? गुणा कराया है, यही हमारा रस समीकरण मितीय गुणांक का पार्ट है। ठीक है, हाँ, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है रासायनिक अभिक्रिया के वेग में, ये ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए अब वेग प्रयोगों से क्या क्या पाया जाता है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं क्या? तो वेग प्रयोगों से पाया गया, वेग प्रयोगों से पाया गया। ठीक है, तो वेग प्रयोगों से हम लोगों ने क्या क्या पाया? तो वेग कुछ अभिकारकों पर निर्भर करता है, कुछ पर नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट, तो वेग कुछ अभिकारकों पे निर्भर करता है, कुछ अभिकारकों पर निर्भर करता है, कुछ पर नहीं। ठीक है, यानी कि जो वेग होगा, अगर इसी में मान लें तो N पे निर्भर कर सकता है, H2 पे नहीं, H2 पे निर्भर कर सकता है, N2 पर नहीं, यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में जैसे इस पर A पे निर्भर किया, B पर नहीं। ठीक है, ये ध्यान से देखना है कि यानी कि कुछ अभिकारकों पर निर्भर करता है और कुछ पर नहीं करता है। ठीक है, चल अगला पॉइंट, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर वेग घट भी सकता है। ठीक है, अगर माना कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, अगर N2 का हम लोग क्या कर दिए, यानी कि सभी कारकों का हम सांद्रता का मान बढ़ाते जाएं, तो हमारा जो उत्पाद होगा उसके सांद्रता घट भी सकती है, यानी कि उसका वेग क्या हो सकता है? घट भी सकता है। चलिए ठीक है, तीसरा, यानी कि वेग की अभिकारक पर निर्भरता का रस समीकरण मितीय गुणांक से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कि तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान से बस लिखना है, वेग की अभिकारक पर, वेग की अभिकारक पर, ठीक है, वेग की अभिकारक पर निर्भरता का रस समीकरण मितीय गुणांक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में कि कोई लेना देना नहीं है। आगे बात समझ में, यानी कि
कुछ भी किसी भी प्रकार से कोई तुलनात्मक चीज नहीं है। अब एक चीज और हम लोग देखते हैं कि अगर मान ले जाए कि कोई एक वेग हम लोगों ने लिखी हुई है और उसको मान कर लिखा जाए कि जो वेग है वो अनुपातिक मान है किसके, ए पर पावर x के और b पे पावर y के। हाँ एक चीज और, a का कुछ भी हो सकता है, b का कुछ भी हो सकता है, a का y भी हो सकता है, b का x भी हो सकता है, ठीक है, a का a भी हो सकता है, b का b भी हो सकता है, ठीक है। इस बात पे विशेष रूप से ध्यान, कोई जरूरी नहीं कि हम x और y ही माने, ठीक है, कोई भी जरूरी नहीं कि हम x और y ही माने। अब चूंकि हम यह देखते हैं कि यदि हम इस अनुपातिकता को, अनुक्रमानुपातिकता का मान अगर हम हटाएं तो वेग बराबर कितना हो जाएगा, तो वेग बराबर k और इन ब्रैकेट में a इसका पावर x और इन ब्रैकेट में b इन पावर इसका क्या हो जाएगा y। चूंकि इसके मानों को हमको क्या करना है, तो याद रखना है, ठीक है, क्या करना है, तो याद रखना है, ठीक है। हाँ अब इससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इससे हम लोग वेग नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यह वेग नियम है। आई बात समझ में, क्या है, वेग नियम है। और k क्या है, तो k हम लोग का वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। आई बात समझ में, ये वेग नियम है और ये वेग स्थिरांक है, ठीक है। हाँ एक चीज और, अब चूंकि हम लोग यह भी जानते हैं कि यह जो x और y है इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर n। अब देखना x प्लस वाई बराबर n, यानी कि x और y का जब हमने योग किया तो ये x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया, तो n आया, ठीक है। अब n क्या है, तो n को हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। क्या बोला जाता है, अभिक्रिया की ये कोटि है। आगे बात समझ में, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। अब चूंकि अभिक्रिया की कोटि 3 प्रकार की होती है तो इसको आप लोग राइट कर लिए होंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि हम 3 प्रकार से लिखते हैं। यदि n बराबर 0 हो, ठीक है, n बराबर क्या हो, 0 हो, तो उसे लिखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। आगे बात समझ में। और दूसरा, यदि n बराबर 1 हो, इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आई बात समझ में। यदि n बराबर हमने 2 लिखा, इसे हम लिखते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। आई बात समझ में। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कब होगा, जब n बराबर 1 होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया कब होगा, जब n बराबर 0 होगा। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कब होगा, जब n बराबर 2 होगा। आगे बात समझ में, जब n बराबर 2 होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट निश्चित कीजिए, ठीक है। बस आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट में हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और जो वेग के आधार पर रसायन यानी कि अभिक्रिया का जो रूप होता है, कितने टाइप के होते हैं, तो उनका हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, विधिवत हम लोग नॉलेजफुल हम लोग वीडियो अगला देखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इस वीडियो में अंत तक बने रहे। हाँ जो लोग भी, मैं बार बार नहीं कहना चाहता हूँ, जो लोग भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वे लोग मेरे चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।